आप सभी को मेरा नमस्कार एवं सुप्रभात। आज हम कांच के बारे में पढ़ेंगे। ये कांच का निर्माण किस प्रकार होता है और वो किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कांच की बनी हुई वस्तुओं का हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। मतलब हम दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं जो किसकी बनी होती है, कांच की बनी होती है। जैसे कांच का ग्लास हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, खिड़की के कांच हो गए। इसके अलावा प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जो कांच के बने होते हैं। जैसे बीकर हो गया, कॉनिकल फ्लास्क हो गया, ब्यूरेट हो गया, पिपेट हो गया और क्या हो सकता है, ड्रॉपर, बायो, ये सब किसके है, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के लिए उपयोग होने वाले कांच के उपकरण हैं। इसके अलावा बायो में भी किसका, कांच की बनी हुई, जैसे पेट्री डिश है, वॉच ग्लास है और क्या ड्रॉपर वगैरह, स्लाइड, ये सभी भी कांच की बनी होती है जिनका उपयोग हम प्रयोगशाला में करते हैं। अब आते हैं कि कांच होता क्या है। कांच जो है वो धातु सिलिकेटों का और सिलिका का क्या होता है, मिश्रण होता है। कांच जो है सिलिका और धातु सिलिकेटों का मिश्रण होता है। यह अक्रिस्टलीय, ठोस, भंगुर और पारदर्शी होता है। एक बार और देखिए कि कांच जो है वो क्या होता है, सिलिका और धातु सिलिकेटों का मिश्रण होता है। यह अक्रिस्टलीय, ठोस, भंगुर और क्या होता है, पारदर्शी होता है। इसका कोई विशेष यौगिक नहीं है। ठीक है, किसका, कांच का कोई विशेष यौगिक नहीं है। कांच जो है वो क्या है, कोई विशेष यौगिक नहीं होता और ना ही इसका कोई निश्चित संगठन होता है। हम इसको एक निश्चित सूत्र के माध्यम से भी व्यक्त नहीं कर सकते। इसको एक सामान्य सूत्र के माध्यम से हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसा यहाँ पर दिखाया गया है, कांच का सामान्य सूत्र, ये देखिए, ये कांच का सामान्य सूत्र है जिसका R का मतलब होता है एक संयोजी क्षार धातु, जिसका उदाहरण मैंने सोडियम और पोटेशियम लिए हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि एक संयोजी का मतलब क्या होता है। ऐसे तत्व जिनके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके एक संयोजी क्षार धातु कहलाते हैं। सूत्र में M है तो M का मतलब क्या होता है, द्विसंयोजी धातु, जिसका एग्जाम्पल है बेरियम, कैल्शियम, लेड और जिंक। तो द्विसंयोजी का मतलब क्या होगा, ऐसे तत्व जिनके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे, द्विसंयोजी धातु कहलाएंगे। उसके अलावा इस सूत्र में आप लोग को X और Y जो दिख रहा है वो क्या दर्शाता है, अणुओं की संख्या को दर्शाता है। इस प्रकार से ये क्या हुआ, कांच का सामान्य सूत्र है ये। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि कांच का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं और किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, इसको चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। हम जो कांच निर्माण विधि है उसको इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो इस चित्र का द्वारा क्या है, टैंक भट्टी में कि कांच का निर्माण किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हमें कांच निर्माण के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है उसके बारे में जानते हैं। तो कांच निर्माण के लिए हमें चूना पत्थर, यानी चूना पत्थर को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट और रेत और कलेट, इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या होता है, कांच निर्माण के लिए सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, कलेट और रेत, इन 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कलेट का मतलब आप लोगों को बताना चाहूँगी। कलेट का मतलब होता है कांच के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे हम कलेट कहते हैं। तो क्या करते हैं कांच निर्माण के लिए, सबसे पहले हम सोडियम कार्बोनेट और क्या है, चूना पत्थर, रेत, इन तीनों को उचित मात्रा में मिलाकर उसको बारीक पीस लेते हैं। पीसने के बाद उसमें कलेट को मिलाया जाता है। कलेट को मिलाने पर वो क्या होता है, एक गालक का कार्य करता है।
यहाँ पर गालक शब्द आता है तो मैं आप लोग को बता दूं कि गालक होता क्या है। ठीक है, तो क्या होता है, वे पदार्थ जो अशुद्धियों से अभिक्रिया कर पूरी तरीके से जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको हटा लेते हैं या पूरी तरीके से उसे निकाल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, गालक कहलाते हैं। एक बार और देख लीजिए, यहाँ गालक शब्द है तो उसका मतलब क्या होता है, वे पदार्थ जो अशुद्धियों से अभिक्रिया कर अशुद्धियों को पूरी तरीके से बाहर निकाल देते हैं वो गालक कहलाते हैं, या फिर इसी को हम धातुमल भी कहते हैं। तो आगे देखते हैं कि हम सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत, इन तीनों को उचित मात्रा में मिलाकर उसको क्या करते हैं, बारीक पीस लेते हैं। उसके बाद उसमें कलेट मिलाया जाता है जो कि गालक का काम करता है। अब इन सभी से जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, बैच कहते हैं। इस मिश्रण को हम इस टैंक भट्ठी में डालते हैं और 1400 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जो मिश्रण प्राप्त होता है हमें सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, कलेट और रेत, इन सभी से जो हमें मिश्रण प्राप्त होता है उस मिश्रण को इस टैंक में डालेंगे और यहाँ से ईंधन गैस से वायु, गर्म वायु प्रवाहित होगी और उसके कारण क्या होगा, ये जो है क्या है, जो मिश्रण है वो इसको इस टैंक में डालकर हम 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। तो 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होने के बाद हमें इस टैंक भट्टी से क्या प्राप्त होता है, पिघला हुआ कांच प्राप्त होता है। एक बार और देख लीजिए, हमें सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, रेत और क्या है, कलेट, इन चारों को से हमें जो मिश्रण प्राप्त होगा उसको इस टैंक भट्टी में डालेंगे, इस वाले टैंक भट्टी में। उसके बाद यहाँ से वायु प्रवाहित होगा, गर्म वायु यानी ईंधन गैसें, जिसके ये क्या होगा, इस टैंक में उपस्थित मिश्रण क्या होगा, 1400 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम गर्म करेंगे। तो ये 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होने पर हमें क्या प्राप्त होता है, पिघला हुआ कांच प्राप्त होता है। अब इस पिघले हुए कांच को जो कारीगर होते हैं, अनुभवी कारीगर, वो फूंकनी के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार कांच की वस्तुएं बनाते हैं। अब यहाँ पर फूंकनी आया तो समझ में आप लोग को कठिनाई होगी समझने में कि फूंकनी होता है। ये एक ब्लो पाइप है फूंकनी, जिसके माध्यम से जो अनुभवी कारीगर होते हैं ये पिघले हुए कांच के, जो हमें पिघला हुआ कांच प्राप्त होता है, उस कांच को ब्लो पाइप यानी फूंकनी में उचित मात्रा में लेकर कांच की वस्तुएं फूंक फूंक कर बनाई जाती है। यही क्या कहलाती है, आपकी फूंकनी विधि कहलाती है। तो पिघला हुआ कांच से हमें, पिघला हुआ कांच जो प्राप्त होता है उसको फूंकनी की सहायता से जो कारीगर होते हैं वो क्या करते हैं, कांच की वस्तुएं अपनी इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, बनाते हैं। फिर जो कांच की वस्तुएं हमें जो प्राप्त होती है बनी हुई, उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे ठंडा करते हैं। जो पिघले हुए कांच से जो वस्तुएं बनाते हैं कारीगर, उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। अचानक तो क्या होता है, वो टूट जाता है। ठीक है, अचानक ठंडा करने से क्या होता है, टूट जाता है। क्यों टूटता है, क्योंकि उसका तापक्रम में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो पिघले हुए कांच से जो कांच की वस्तुएं बनी होती है उसको अचानक ठंडा करते हैं तो वो टूट जाता है। तो इससे बचाने के लिए क्या करते हैं, उसे ऐसे कक्ष में ले जाते हैं जिसके तापमान क्या होता है, धीरे धीरे कम होते हैं। उस कक्ष में जो तापमान होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होते जाता है। कहने का मतलब ये है कि उस कक्ष का तापमान जो है वो क्या होता है, वहाँ पर ले जाने पर कांच की वस्तुओं को वो धीरे धीरे उस तापक्रम को क्या होता है, नीचे की ओर कम करने लगता है, जिसके कारण कांच की वस्तुएं टूटने से बच जाती है। इस विधि को हम तापानुशीतन विधि भी कहते हैं। आइए हम इसको समीकरण के माध्यम से और प्रवाह आरेख के द्वारा इसको आगे समझते हैं। अब हम जो कांच निर्माण की विधि है उसको इस प्रवाह आरेख के द्वारा समझेंगे। मैंने पहले भी आप लोग को बताया है कि सबसे पहले हमें सोडियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर और रेत, इन तीनों को उचित मात्रा में मिलाकर हमें बारीक पीस लेना है। उसके बाद हमें कलेट को डालते हैं
जो एक गालक का कार्य करता है। कलेट क्या होता है पहले भी बताई थी कि कांच के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको हम कलेट कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर और रेत, इन तीनों को उचित मात्रा में मिलाकर हम क्या कर लेते हैं, उसको बारीक पीस लेते हैं। उसके बाद कलेट को डालते हैं जो एक गालक का कार्य करता है। इनसे जो प्राप्त मिश्रण होता है उसको हम टैंक भट्टी में डालते हैं, जैसे कि चित्र में मैंने पहले आप लोग को समझाया है। और टैंक भट्टी में 1400 डिग्री सेल्सियस पर उसे गर्म किया जाता है, जिससे हमें क्या होता है, पिघला हुआ कांच प्राप्त होता है। उस पिघले हुए कांच को जो कारीगर होते हैं अनुभवी, वो फूंकनी के माध्यम से उसको उचित आकार में अपनी इच्छा के अनुसार कांच की वस्तुएं बनाते हैं। फूंकनी से जो अनुभवी कारीगर होते हैं वो क्या करते हैं, फूंकनी के माध्यम से, ब्लो पाइप के माध्यम से पिघले हुए कांच को उचित मात्रा में लेकर फूंक कर अपनी इच्छा के अनुसार कांच की वस्तुएं बनाते हैं। ठीक है। आजकल बड़े बड़े उद्योगों में जहां कांच का उत्पादन होता है या कांच की वस्तुएं बनाई जाती हैं, उस औद्योगिक उद्योग में यह काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो कांच की छोटी छोटी वस्तुएं हैं उन्हें बनाने के लिए जो यही पुरानी फूंकनी विधि का प्रयोग किया जाता है। अब क्या करते हैं, कांच की वस्तुएं, पिघले हुए कांच की वस्तुएं क्या हो गई, बनकर तैयार हो गई। अब उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे ठंडा करते हैं। उसको अचानक जब ठंडा किया जाता है, जब अचानक ठंडा किया जाता है तो वो क्या होता है, टूटने लग जाता है। क्यों टूटता है, क्योंकि उसके तापमान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, टूटने लगता है। इसको बचाने के लिए और कांच की सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए हम तापानुशीतन का प्रयोग करते हैं। तो तापानुशीतन क्या है, जो कांच की वस्तुएं बनी होती है उसको जब हम ठंडा करते हैं तो वो टूट जाती है। तो इसको ऐसे कक्ष में लिया जाता है जिनके तापक्रम क्या होते हैं, जो अधिक तापमान होता है उसको धीरे धीरे कम करता है, उसको ऐसे कक्ष में ले जाया जाता है, उसे ही हम तापानुशीतन कहते हैं। इस प्रकार कांच की वस्तुएं बनकर तैयार होती हैं। एक बार इस प्रवाह आरेख को और देख लीजिए कि कैसा कैसा होता है। तो सबसे पहले हम सोडियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, रेत, इन तीनों को उचित मात्रा में मिलाकर बारीक पीस लेंगे। उसके बाद कलेट को डालेंगे। उससे इन चारों से हमें एक मिश्रण प्राप्त होगा, जिसको टैंक भट्टी में हमने 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। गर्म करने पर हमें पिघला हुआ कांच प्राप्त होगा, जिसको फूंकनी के माध्यम से जो कारीगर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आकार की वस्तुएं बनानी है कांच की, उसको बनाते हैं। उसके बाद उन कांच की वस्तुओं को ठंडा किया जाता है। अचानक ठंडा करने पर वो टूटने लगते हैं, तो उसे क्या करते हैं, हम धीरे धीरे ठंडा करते हैं। यही क्रिया क्या कहलाती है, तापानुशीतन कहलाती है। इस प्रकार कांच की वस्तुएं बनकर तैयार हो जाती है। आगे इसको हम समीकरण के माध्यम से समझेंगे। अब इसे हम समीकरण के द्वारा समझेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट और ये सिलिका का सूत्र है। ये दोनों ही आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, सोडियम सिलिकेट बनाएंगे। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका ये दोनों ही आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, आपका कैल्शियम सिलिकेट बनाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये दोनों कैल्शियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड और सोडियम ट्राइऑक्साइड, ये दोनों ही आपस में क्रिया करके, ये सिलिका, ये सभी आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, कांच बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट और सिलिका ये दोनों ही आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, सोडियम सिलिकेट बना रहे हैं। यहाँ पर सोडियम कितना है, 2 है। तो समीकरण के दूसरे ओर भी सोडियम कितना है, 2 है। उसके बाद यहाँ कार्बन कितना है, 1। तो कार्बन भी यहाँ कितना है, 1 है। अब ऑक्सीजन देखते हैं। तो यहाँ 3 ऑक्सीजन और यहाँ का 2 ऑक्सीजन, कितने हुए, 5 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखोगे 3 ऑक्सीजन समीकरण की दूसरी ओर भी है और ये 2, कितने ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन। अब सिलिका, अब ऐसा ही यानी सिलिकॉन की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 है, तो ये भी 1 है। इस प्रकार से ये सोडियम कार्बोनेट और सिलिका दोनों ही आपस में क्रिया करके सोडियम सिलिकेट बना रहे हैं। ठीक है।
आगे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका ये दोनों ही आपस में क्रिया कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कैल्शियम सिलिकेट। तो देखते हैं कि ये समीकरण संतुलित है कि नहीं। तो यहाँ पर कैल्शियम कितना है, 1 है, तो यहाँ पर भी कैल्शियम कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। और कार्बन यहाँ पर कितना है, 1 है, तो कार्बन भी यहाँ पर कितना है, 1 है। ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, मतलब कितने ऑक्सीजन हो गए, 5 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए समीकरण की दूसरी ओर यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन, यहाँ 5 ऑक्सीजन। अब ऐसा ही सिलिकॉन की बात करें तो यहाँ पर 1 है, तो वो भी 1 है। इस प्रकार से ये समीकरण भी संतुलित है। अब आगे देखते हैं, ये सोडियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड, कैल्शियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड, ये और सिलिकॉन सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है, आपस में ये तीनों ही क्रिया करके क्या बना रहे हैं, कांच का निर्माण कर रहे हैं। तो देखते हैं कि समीकरण संतुलित है कि नहीं। देखिए यहाँ पर सोडियम कितना है हमारा, 2, तो यहाँ पर भी सोडियम कितने हैं, 2। सिलिकॉन कितना है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है, तो यहाँ पर यहाँ का 1 और यहाँ का कितना है, यहाँ पर भी 1 है, 2 हुआ और यहाँ का 4, मतलब कितने हो गए, 6 सिलिकॉन हो गए। ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1, यानी 2 सिलिकॉन हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना है, 4, तो 4 और 2 कितना हुआ, 6 सिलिकॉन, तो यहाँ पर भी 6 सिलिकॉन है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ की, 3 ऑक्सीजन यहाँ की, 6, और ये इसका इंटू करेंगे तो 8 ऑक्सीजन। तो 8 और 6 कितना हो गया, 14। ठीक है। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो दूसरी तरफ पूरी है कि नहीं। तो 3 और 3 6, 6 और 8 कितना हो गया, 14। तो देखो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 ऑक्सीजन यहाँ है, तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 और 6 इसका इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 1 क्या हो गया, 13 और 1 14। तो इस प्रकार से यह समीकरण भी संतुलित है और एक कांच बना रहा है। एक बार और देख लीजिए, पहले सोडियम कार्बोनेट और सिलिका दोनों ही आपस में क्रिया करके सोडियम सिलिकेट बना रहे हैं, फिर कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका ये दोनों आपस में क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बना रहे हैं, फिर सोडियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड, कैल्शियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड और सिलिका ये तीनों ही आपस में क्रिया करके किसका निर्माण कर रहे हैं, कांच का निर्माण कर रहे हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, साबुन से मिशेल का निर्माण। साबुन से किस प्रकार मिशेल का निर्माण होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, साबुन के मिशेल का निर्माण। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 परख नली लेंगे जिसको हम नाम दे देंगे क और ख। इन दोनों ही परख नली में हम 10-10 ml मृदु जल ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे, खाने का तेल डाल देंगे 4-4 बूंद। दोनों ही परख नली में कितने बूंदे, 4-4 बूंद खाने का तेल। उसके बाद जो दूसरी परख नली है ख, उसमें हम क्या करेंगे, साबुन के घोल की 3 से 4 बूंदें डालेंगे और उन दोनों ही परख नली को अच्छी तरीके से समान समय तक उसको हिलाएंगे। हिलाने के बाद कुछ देर पश्चात हम उसको देखेंगे कि उसमें जल और तेल के परतों में क्या फर्क हुआ है। इस क्रियाकलाप या इस प्रयोग के माध्यम से हम सफाई में साबुन के प्रभाव का पता लगा सकते हैं। अधिकांश जो कपड़े मैले होते हैं वो क्या होते हैं, तैलीय होते हैं। आप सभी जानते हैं कि तेल जो है वो क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है। कभी आपने घर में भी देखा होगा कि अगर पानी के ग्लास में या कोई थाली है या कुछ चीज़ बर्तन है जिसमें पानी है, अगर उसमें तेल गिर जाए तो क्या होता है, तेल ऊपर की ओर पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो क्या होता है, तेल जो है वो पानी में घुलनशील होता है। अब देखते हैं साबुन के जो कण हैं, साबुन के जो अणु हैं वो क्या होते हैं, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक सोडियम और पोटेशियम के लवण बनाते हैं जिसको हम RCOOM के द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब साबुन के जो कण होते हैं, साबुन के जो अणु होते हैं, जल में विलय होने पर क्या होता है,
ये 2 भागों में विभक्त होता है। कितने भागों में विभक्त होता है? 2 भागों में विभक्त होता है। कौन सा? M+ धातु आयन और RCOO- धातु आयन में विभक्त होता है। साबुन के जो अणु है वो 2 भागों में विभक्त होता है। कौन कौन सा? M+ और RCOO- धातु आयन में विभक्त होता है। आप आगे देखेंगे कि ये RCOO है माइनस आयन, ये फिर से 2 भागों में विभक्त होता है। सबसे पहले देखेंगे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले आर, जिसकी आकार क्या दिख रही है? पूंछ के समान दिख रही है ना आप लोग को, पूंछ के समान। तो एक हिस्सा किसमें, एक भाग जो है वो किसमें विभक्त हो गया? लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले आर में विभक्त हो गया, जो पूंछ के समान दिखती है और ये तेल के अणुओं से क्या होती है? जुड़ जाती है। दूसरा जो है वो क्या है? COO- में विभक्त हो जाता है, जो क्या होता है? सील के समान दिख रहा है और ये क्या हो जाता है? जल में विलय हो जाता है। इस प्रकार ये क्या होता है? RCOO- 2 आयनों में विभक्त होता है। अब आगे देखते हैं कि जब मैले कपड़े को हम, ये मान लो जाए हमारा मैला कपड़ा है, इस मैले कपड़े को अगर हम साबुन के घोल में डुबाते हैं, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कपड़े पर मैल करके लिखा है, नीचे आप लोग सभी लोग देख रहे हैं। तो जब मैले कपड़े को हम साबुन के घोल में डुबाते हैं तो उस मैल के चारों, जैसा हमारा कपड़ा मैला है उसके चारों ओर क्या होता है? साबुन के जो ऋण आयन होते हैं वो सिर के आकार का मतलब गोलाई आकार में क्या होते हैं? उस कपड़े के चारों ओर, मैले कपड़े के चारों ओर क्या हो जाते हैं? गोली आकार की आकृति बना लेते हैं। उसके बाद जो पूंछ के समान हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है, जो किसके समान? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में विभक्त होता है यार, वो क्या होता है? पूंछ के आकार का होता है, यानी पूंछ बनाता है। वो क्या होता है? कपड़े जो गंदे होते हैं, मैले कपड़े होते हैं, उनके अंदर की ओर पूंछ की तरह क्या हो जाते हैं? अंदर की ओर हो जाते हैं। और इस प्रकार जो साबुन के ऋण आयन होते हैं वो कपड़े के चारों ओर, मैले कपड़ों के चारों ओर मतलब बाहर की ओर क्या करते हैं? कांटों के समान निकले होते हैं। इस प्रकार क्या होता है? साबुन के अणु से क्या होता है? मिसेल का निर्माण होता है। इस प्रकार साबुन के अणु से मिसेल की संरचना तैयार करते हैं और मिसेल के कण पानी में वितरित हो जाते हैं और एक कोलाइड बनाता है, जो रगड़ने पर पानी की धारा में क्या हो जाता है? बहकर निकल जाते हैं। एक बार और इसको देखिए कैसा कैसा हुआ, क्या हुआ, ठीक है, कि साबुन के मिसेल का निर्माण किस प्रकार होता है। एक बार और देखिए, मैं दोबारा आप लोग को समझाना चाहूँ। देखिए इस पूरी विधि को कि किस प्रकार से हम इसको साबुन के मिसेल का निर्माण किस प्रकार और कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इसको प्रयोग के माध्यम से देखेंगे तो 2 परख नलियाँ लेंगे, जिसको हम क्या नाम दे देंगे? क और ख, जैसे चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है। फिर दोनों परख नलियों में हम क्या ले लेंगे? 10-10 ml आसुत जल या फिर मृदु जल ले लेंगे। फिर दोनों ही परख नलियों में 4 बूंद क्या डालेंगे? खाने का तेल डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ख वाले परख नली में हम क्या करेंगे? साबुन का घोल डाल देते हैं 4 बूंद और दोनों ही परख नली को कुछ देर तक समान समय तक उसको हिलाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसको देखने पर पता करना है कि जो जल और किसका? जल और तेल के परतों का क्या हुआ, ठीक है। इस प्रकार के प्रयोग से हम सफाई में जो साबुन का प्रभाव है इसका पता लगा सकते हैं। अधिकांश जो कपड़े मैले होते हैं वो क्या होते हैं? तैलीय प्रवृत्ति के होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि तेल जो होता है वो क्या होता है? अघुलनशील होता है पानी में। आपने घर में भी कभी देखा होगा, जैसे कि पानी के ऊपर तेल की कुछ बूंदें गिर जाए तो वो ऊपर की ओर क्या होती है? तैरने लगती है। अब साबुन के जो अणु होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। जो कार्बोक्सिलिक अम्लों सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, जिसको हम RCOOM के द्वारा व्यक्त करते हैं। फिर ये क्या होता है? जल में विलय होने पर साबुन के जो अणु होते हैं, जल में घुलने पर या विलय होने पर 2
दो धातु आयन में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। कौन कौन से, N+ और RCOO- में विभक्त हो जाते हैं। ये RCOO- है, ये फिर से दो भागों में विभक्त होता है। एक जो है लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला R में, जो पूंछ के समान जिसकी संरचना दिखाई देती है, और दूसरी COO- में, जो सिर के समान इसकी संरचना दिखाई देती है। ये जो पूंछ के समान जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला R जो दिख रही है, वो क्या होता है, तेल के अणु से जुड़ जाते हैं और क्या करते हैं, और जो सिर के जैसा जो संरचना दिखाई देता है COO-, ये क्या हो जाता है, जल में विलय हो जाता है। अब जब हमारे पास जो मान लो जाए हमारे पास जो मैले कपड़े हैं, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि जो कपड़े मैले होते हैं उनको जब हम साबुन के घोल में उसको डुबाते हैं, तो डुबाने पर क्या होता है, जो कपड़े जो मैले हैं उसके चारों ओर क्या होता है, साबुन के अणु, मतलब जो ऋण आयन होते हैं COO- से सिर के आकार का, वो गोली आकार में व्यवस्थित हो जाता है। जैसे कि आप ये चित्र में देख रहे हो, इस मैले कपड़े को हमने साबुन के घोल में डुबाया है, तो उस मैले कपड़े के ये चारों ओर क्या हुआ है, जो सिर के आकार का दिख रहा है, गोली आकार का, मतलब ये ऋण आयन साबुन के, वो क्या हो जाते हैं, बाहर कांटों की तरह निकले होते हैं। और जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले R होते हैं, वो पूंछ की तरह अंदर की ओर होते हैं। और जो गोली आकार का दिख रहा है, वो क्या होता है, कपड़ों के बाहर, मैले कपड़ों के बाहर कांटों के समान लगे होते हैं। इस प्रकार क्या होता है, मिसेल की संरचना का निर्माण होता है। साबुन के अणु द्वारा मिसेल की संरचना का निर्माण होता है। और मिसेल क्या हो जाता है, मिसेल के जो कण है वो पानी में वितरित हो जाता है और एक कोलाइड बनाता है, जो क्या होता है, रगड़ते हैं तो क्या होता है, पानी की धारा में बहकर निकल जाता है। इस प्रकार साबुन के मिसेल का निर्माण होता है। इस प्रकार आज जो है हमारा अध्याय 17 दैनिक जीवन में रसायन, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। आप लोगों को किसी भी टॉपिक में अगर डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में पूछ सकते हैं। और कॉपी बनाने के लिए मैंने आप लोग को जानकारी PDF के माध्यम में दे दिया है। फिर भी एक बार बताना चाहूँगी कि आप लोग को साइंस की 3 कॉपियाँ लगेगी, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। चूँकि फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं लेती हूँ, तो आपको उसके लिए 2 कॉपी की ज़रूरत होगी। 200 पेज की A4 साइज की कॉपी आप लोग बना लेंगे। और बायो की कॉपी के लिए आप कल्पना मैडम जो है उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग को ये चैप्टर किसमें से संबंधित है, रसायन शास्त्र से संबंधित है, इसलिए आप लोग इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को नोट्स के थ्रू, PDF के थ्रू दी हूँ, उसको आप लोग रसायन की कॉपी में लिखेंगे। इसके बाकी के जो नोट्स हैं आप लोग PDF के द्वारा मिल जाएंगे। अगला जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।